हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे क्लास 12 गुजरात बोर्ड के सब्जेक्ट एसपीसीसी के 1 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1 सेंटेंसेस, जिसमें हमने पिछले सेशन में जो है चैप्टर 6 द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी कवर किया था। तो आज हम देखेंगे उसका अगला चैप्टर विच इज रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। इसके हम इम्पोर्टेंट 1 सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज अ कंपनी क्रिएटेड एंड हाउ डज इट कम टू एन एंड। कि कैसे कोई कंपनी क्रिएट होती है और कैसे कोई कंपनी एंड पे आती है, मतलब कैसे कोई कंपनी की शुरुआत होती है, क्रिएट होती है, बनती है, और कैसे वो एंड पे आती है, मतलब कंपनी वाइंड अप करना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है। तो उसका आंसर है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ एंड एंडेड बाय लॉ। कि कंपनी जो है वो एक तरीके की आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है जो कि एग्जिस्टेंस में भी लॉ के हिसाब से आती है, तो जैसे लॉ बनाए गए हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से, एंड एंडेड बाय लॉ, और एंड भी ऐसे की जाती है, डिजॉल्व भी ऐसे की जाती है रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। तो कंपनी को एग्जिस्टेंस में भी लॉ के हिसाब से लाया जाता है और एंड भी लॉ के हिसाब से ही किया जाता है। A company is an artificial personality which comes into existence by law and ended by law. आई होप फ्रेंड्स ये आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल। कि मैंने कंपल्सरी लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल, इसका मीनिंग बताइए। इसका मीनिंग है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अंडर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या ट्रिब्यूनल इज नोन एज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कि जब हमें कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के दिए गए ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर इशू करते हैं, कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर इशू करता है कि भाई आपको कंपनी को जो है वाइंड अप कर देना चाहिए क्योंकि आपकी लायबिलिटीज इतनी बढ़ रही है, आपकी असेट्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज होती जा रही है, डेट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, कोई और भी इशू हो, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल इसका जो अगर ऑर्डर पास कर देते हैं कि भाई अब आपको कंपनी वाइंड अप करनी ही पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो उसे कहते हैं कंपनी कंपल्सरी वाइंडिंग अप। मतलब जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपल्सरी वाइंड अप करने का ऑर्डर पास होना, मतलब वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, कंपल्सरी लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल। ये भी फ्रेंड्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज अ कंपनी डिसाइड टू क्लोज बिजनेस। कि कंपनी अपना बिजनेस क्लोज करने का कब डिसाइड करती है कि भाई अब तो बिजनेस क्लोज करना ही पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं बचा। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, जनरली इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंपनी इज पुअर एंड इट इज नॉट इन अ कंडीशन टू पे इट्स डेब्ट्स, देन इट डिसाइड्स टू क्लोज डाउन इट्स बिजनेस और वाइंड अप। कि जनरली जब जो कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन है वो पुअर है, या वो अपने डेट पे करने की स्थिति में नहीं है, उनकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, उस कंपेयर में उनके पास ना असेट्स है ना कैश फ्लो है, तब उन्हें जो है अपना बिजनेस वाइंड अप करने का, कंपनी क्लोज करने का हैवी डिसीजन लेना पड़ता है। कि डेट इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज होती जा रही है, असेट्स बढ़ नहीं रहे, और जो प्रॉफिट मार्जिन्स घटते जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहे। तो इस टाइम पे इस ऐसी जब वर्स कंडीशन आ जाती है तो उन्हें अपने बिजनेस को क्लोज या वाइंड अप करने का सोचना पड़ता है, और इस कंडीशन में कंपनी का बिजनेस वाइंड अप करना पड़ता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर समझ में आया होगा, क्लियर होगा। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आईएमपी, तो ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द राइट टू अप्लाई फॉर लिक्विडेशन। कि लिक्विडेशन के लिए अप्लाई करने का राइट किसके पास है, कि कौन है जो वो मैंने कंपनी के लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि हाँ आपको कंपनी को लिक्विडेट करना ही पड़ेगा। ये भी फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आंसर है, द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं कंपनी में, वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग में, बट only the directors of the company are authorized to apply in the court for its liquidation.
देखिए जो रिजोल्यूशन जो पास होता है वो सभी मेंबर्स की सहमति से पास होता है, लेकिन जो है ना लिक्विडेशन के लिए कोर्ट में सिर्फ डायरेक्टर्स ही अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में। जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन में है ना सबके थ्रू पास होता है, लेकिन अप्लाई सिर्फ डायरेक्टर्स के थ्रू ही हो सकता है कोर्ट में लिक्विडेशन के लिए। और इसमें पूछा हु हैज द राइट टू अप्लाई, तो इसका आंसर है डायरेक्टर्स हैज अथॉरिटी एंड राइट टू अप्लाई इन द कोर्ट फॉर इट्स लिक्विडेशन। रिजोल्यूशन सभी मेंबर की सहमति के साथ पास होता है, उसमें डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन लिक्विडेशन की अप्लाई सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं कोर्ट में। दिस इज द रूल। आई होप फ्रेंड्स आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। और एक बार फिर से एक बार पढ़ दीजिएगा इस आंसर को इस पीडीएफ में से, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन डज द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बिकम डिफिकल्ट, कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो डिफिकल्ट कब बन जाता है। तो इफ देयर इज टोटल डेडलॉक इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट पॉसिबल, कि अब टोटली अब डेडलॉक ही हो गया है कंपनी में, कि अब कंपनी में कुछ जो है परफॉर्म नहीं किया जा सकता, ना एक्टिविटीज़ हो सकती है, ना कुछ एडिशनल चीज़ें परफॉर्म हो सकती है, और जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो भी ठीक से मैनेज नहीं हो पाती है, टोटल डेडलॉक हो जाता है, तो जो है मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो पॉसिबल नहीं होता है कि अब मैनेज नहीं होगी चीज़ें, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है, ना कुछ भी ठीक से नहीं, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, ना मशीनरीज वर्क कर रही हैं एक्सेट्रा। ऐसे जो सिचुएशन सारी सिचुएशन जब सिचुएशन ही ऐसी बन जाए, जब सारी चीज़ें वर्क ही ना करें, टोटल डेडलॉक हो जाए, तब जो होता है कंपनी का मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मार्च 23 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होता है, तो इसका आंसर हम देख लें फ्रेंड्स। इसका आंसर है voluntary winding up means winding up at the insistence of members of the company without any interference of the court। कि voluntary मतलब है तो willingly मतलब खुद की मर्जी से, तो voluntary winding up means voluntary winding up का मतलब है winding up at the insistence of the members of the company, कि जब कंपनी के कुछ मेंबर ही इंसिस्ट कर रहे हो कि अब ना कंपनी में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ना ग्रोथ हो रही है, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, असेट्स लूज होती जा रही हैं, लायबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, ऐसी कंडीशंस हो जाए, और जब कंपनी के मेंबर्स ही इंसिस्ट कर रहे हो कि भाई अब तो कंपनी को वाइंड अप कर ही देना चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है, तब विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, तो बिना कोर्ट की इंटरफेरेंस के जो है वाइंडिंग अप होता है, और जो चीज़ें लिक्विडेट की जाती हैं उसे कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। एक बार शॉर्ट रिकैप करवा दूँ, जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है वो है ना कंपनी को वाइंड अप करने का इंसिस्ट करते हैं, उसका सजेशन देते हैं, और जिसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता उसे वॉलंटरी लिक्विडेशन कहते हैं, मतलब विलिंगली लिक्विडेट करना कंपनी को। ये फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये भी फ्रेंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड्स में पूछ लिया जाए, या MCQs में डिफाइन देके ऐसे व्हाट विच टाइप ऑफ लिक्विडेशन इज इट ऐसे करके पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय मेंबर्स, कि वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय मेंबर्स इसका मीनिंग बता, मेंबर्स के द्वारा वॉलंटरी लिक्विडेट होना, ये इसका पूरा डिफाइन करके पूरा मीनिंग बता। ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देखें, व्हेन अ कंपनी इज सॉल्वेंट, कि जब कोई कंपनी सॉल्वेंट है, मतलब साउंड है, फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रही है, असेट्स भी लायबिलिटीज से कम ही है, सॉरी ज़्यादा ही है, इसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो व्हेन अ कंपनी इज सॉल्वेंट इट इज़ एबल टू पे इट्स डेट्स इन फुल, तो वो जो है अपने डेट्स को फुल पेमेंट दे सकती है, पूरा डेट अपना चुकता कर सकती है। द वॉलंटरी वाइंडिंग अप टेकन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स, वॉलंटरी वाइंडिंग अप की है ना, सब कुछ जो है सही चल रहा है, कंपनी में एसेट्स भी ज़्यादा है, कंपनी साउंड भी है, लेकिन अगर मेंबर्स जो हैं वॉलंटरीली वाइंड अप करने का डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वॉलंटरीली वाइंडिंग अप करने का जो डिसीजन ले रहे हैं बिजनेस को, इट कुड बी एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। फॉर दिस पर्पस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी शैल बी मेड बाय डायरेक्टर्स, तो
तो इस पर्पस को कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय कंपनी। और इस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी किसी भी इशू के कारण अगर है ना मेंबर्स को कंपनी को वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ये डिक्लेयर करना पड़ता है मार्केट में कि भाई हमारी कंपनी सब कुछ फाइनेंशियली साउंड है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट हम विलिंगली जो है वाइंड अप कर रहे हैं कंपनी को। ऐसा एक जो है स्टेटमेंट डायरेक्टर्स को इशू करना पड़ता है, नहीं तो एक ब्रांड इमेज गलत बनती है कंपनी की। हाँ तो ये कंपनी भी इसमें डेट बढ़ गया था, असेट्स कम थे, ये वो, तो खराब इमेज ना बने, इसलिए डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है डिक्लेयर करना पड़ता है डायरेक्टर्स को। तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर मेंबर्स विलिंगली वॉलंटरीली चाह रहे हैं कंपनी को वाइंड अप करना, तो उसे कहते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय कंपनी। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बेस्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और ये आपके एक्सरसाइज का और बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ भी लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ एंड वेयर हैज़ द एडवर्टीजमेंट टू बी गिवन फॉर लिक्विडेशन। कि अगर हम लिक्विडेशन कर रहे हैं कंपनी का, तो कहाँ पर और कैसे एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए लिक्विडेशन की। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, व्हेन अ कंपनी हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कि जब कंपनी ने वॉलंटरी वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन पास कर ही दिया है, इट शैल विदिन 14 days ऑफ द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन गिव अ नोटिस ऑफ द रिजोल्यूशन बाय एडवर्टीजमेंट इन द ऑफिशियल गेजेट। तो ये सब वॉलंटरीली वाइंड अप करने का जो कंपनी ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है, तो वो जिस डेट पे उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास आउट किया, उसके 14 डेज के टाइम पीरियड के अंदर जो एंड ऑफिशियल गैजेट को इसकी जो है नोटिस देनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट के द्वारा इसकी नोटिस देनी पड़ती है कि भाई अब हम वॉलंटरीली वाइंड अप कर रहे हैं। ऑफिशियल गैजेट को इस बारे में पता होना चाहिए, ये सेबी हो सकते हैं, दूसरे रजिस्टर ऑफिस हो सकते हैं, सब इसमें सब इंक्लूड हो गया। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है 14 डेज के अंदर जो है इसकी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। एंड ऑल्सो a newspaper which is in circulation in the district where the registered office of the company is situated। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी न्यूज़पेपर है ना सर्कुलेट हो रहा हो, उस न्यूज़पेपर में भी इस बारे में खबर छापनी पड़ती है, इस बारे में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। और वहाँ जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, वहाँ पे भी इसकी नोटिस देनी पड़ती है, ताकि सबको पता चले कि भाई अब कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से और इन सब जगहों पे जो है एडवर्टीजमेंट दी जाती है कंपनी के लिक्विडेशन की। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर रहा होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल आंसर था, क्वेश्चन भी इस तरीके का था, लेकिन मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको एक बार फिर से एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज एन इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंटेड। कि इंस्पेक्शन कमेटी क्यों अपॉइंट की जाती है, इंस्पेक्शन कमेटी का क्या काम होता है। ये भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और मार्च 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। A liquidator is appointed to follow the whole process of liquidation। कि लिक्विडेशन की पूरी प्रोसेस फॉलो करने के लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। In order to observe the process conducted by the liquidator, the creditors appoint an investigation committee। तो लिक्विडेटर जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहा है कंपनी का लिक्विडेशन करने के लिए, उसका सुपरविजन करने के लिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाते हैं, वो देखने के लिए भाई लिक्विडेटर आया है तो वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, किसी एसेट की वैल्यू कम तो नहीं बता रहा है, किसी लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं बता रहा है। तो ये सब इंस्पेक्शन करने के लिए क्रेडिटर्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाते हैं। तो इस रीज़न की वजह से इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट की जाती है ताकि लिक्विडेटर का काम को सुपरवाइज किया जाए। मैं आपके लिए एक और बार ये आंसर रिपीट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, रीड कर देता हूँ। A liquidator is appointed to follow the whole process of liquidation. In order to observe the process conducted by the liquidator, the creditors appoint an investigation committee। I hope friends आपको ये आंसर क्लियर रहा होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में भी पूछा गया और मार्च 2022 बोर्ड का PYQ भी है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, whose power is seized after appointment of liquidator, कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद किसकी पावर सीज कर दी जाती है, कि मतलब किस लिक्विडेटर एक बार अपॉइंट हो गया कंपनी में, सबसे पहले किसकी पावर को सीज किया जाएगा। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर, कि कंपनी लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट करने के बाद, मतलब कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद, ऑल द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर्स शैल सीज, तो सारी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर की और मैनेजर्स की सब सीज हो जाती है। इट मीन्स मतलब कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी लोग इंक्लूड होते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एमडीज और दूसरे जो भी पोजीशंस होती है एक्सेट्रा, इन और मैनेजर्स, इन सब की जो भी पावर है वो सीज कर दी जाती है लिक्विडेटर अपॉइंट करने के बाद। आई होप फ्रेंड्स ये आंसर आपको क्लियर रहा होगा। ये भी आपके एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मार्च 20 और 24 में पूछा गया इंपॉर्टेंट बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द कोर्ट नॉट इशू द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कि कब ऐसा होता है कि कोर्ट जो है कंपनी का लिक्विडेशन ऑर्डर इशू नहीं करती है, किस कंडीशन में ऐसा और किस सिचुएशन में ऐसा होता है। इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स, व्हेन द कंपनी इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल बट इट हैज नो डेट, द कोर्ट डज नॉट इशू सच ऑर्डर, कि जब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है कंपनी, लेकिन उसके ऊपर कोई डेट भी नहीं है, कंपनी के अंदर ही अंदर जो है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, बाहर कोई क्रेडिटर्स उनका नहीं है, इस कंडीशन में द कोर्ट डज नॉट इशू सच ऑर्डर, इस कंडीशन में इस टाइप के ऑर्डर्स कोर्ट इशू नहीं कर सकती। इस टाइप के ऑर्डर फ्रेंड्स, एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के लिक्विडेशन का ऑर्डर इस कंडीशन में जो है कोर्ट इशू नहीं कर सकती। आई होप फ्रेंड्स आपको यह आंसर क्लियर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोविजन अबाउट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ कंपनी इन द कंपनीज एक्ट, कि व्हाट इज द प्रोविजन अबाउट कि एना फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी इन द कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट में जो फर्स्ट मीटिंग होती है कंपनी की, उसके लिए क्या प्रोविजन है। अभी कंपनीज एक्ट में जो लिखा होता है कि भाई सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, तो उसमें फर्स्ट मीटिंग के रिगार्डिंग कौन सा प्रोविजन बनाया गया है, कि फर्स्ट मीटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोविजन बनाया गया है, उस प्रोविजन को हमें बताना है। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अ कंपनी हैज टू कॉल द फर्स्ट मीटिंग मैंडेटरीली, कि कंपनी को जो है वो कंपल्सरीली अपनी फर्स्ट मीटिंग तो बुलानी ही है, एंड हैज टू सेंड इट्स रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और उसकी रिपोर्ट जो है कंपनीज के रजिस्ट्रार को सेंड करनी ही है, कि फर्स्ट मीटिंग तो मैंडेटरीली बुलानी ही है, और उसमें जो भी डिसीजंस हुए, जो भी सब बात वगैरह हुई, उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, और उस रिपोर्ट को रजिस्टर ऑफ कंपनी को भेजना ही है। ये प्रोविजन है। आपके लिए फ्रेंड्स एक बार रीड कर दूं। According to provision in Companies Act, the company has to call the first meeting mandatorily and has to send its report to the registrar of companies. I hope friends आपको ये आंसर भी क्लियर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, mention the effect when company continues its business even after reduction in number of members, कि उस ऐसे किसी इफेक्ट के बारे में बताइए जब कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रही है, भले उसके जो है मेंबर्स डिक्रीज हो गए हैं, उसके मेंबर्स रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, कंपनी अपने अच्छे से आराम से बिजनेस कर रही है। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, आंसर है इवन आफ्टर द रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स में रिडक्शन होने के बाद भी, मेंबर्स कम होने के बाद भी, इफ द कंपनी कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, अगर कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू रख रही है, एंड द एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, जो हटे नहीं हैं, जो कंपनी में हैं अभी भी, वो इस बारे में जानते हैं कि भाई कंपनी के मेंबर्स कम हो गए हैं और कंपनी बिजनेस को आगे रन कर रही है, देन दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स अराइज, तो कंपनी के जो भी आगे डेट्स अराइज होते हैं, जो भी क्रेडिटर्स वगैरह ज़्यादा अगर अराइज होते हैं, उन सब के लिए जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स से वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर रहा होगा। फिर भी आपके लिए एक बार कंटिन्यूसली पढ़ लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ के याद कर सकें। तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार है, इवन आफ्टर रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स इफ द कंपनी कंटिन्यूज इट्स बिजनेस एंड द एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट देन दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स अराइज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। ये है व्हाट सॉर्ट ऑफ रीजंस शुड अ कोर्ट हैव फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कि कंपनी के लिक्विडेशन अगर हमें करना है, कंपनी के लिक्विडेशन के लिए कौन से रीजंस होने चाहिए, किस तरीके के रीजंस होने चाहिए कोर्ट के पास। इसका आंसर है अ कोर्ट शुड हैव जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कि कोर्ट के पास जो है इक्विटेबल और करेक्ट रीजंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी अपने मन से फालतू कुछ भी बना दिया, एकदम वैलिड और करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट रीजंस होने चाहिए और इक्विटेबल रीजंस होने चाहिए कंपनी के लिक्विडेशन के लिए। मतलब वो बातें मायने भी रखनी चाहिए और स्पेसिफिक भी होनी चाहिए कि हाँ ये कंडीशंस है, डेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकम ना बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और असेट्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। ऐसे जो वैलिड रीजंस जब दिए जाते हैं, ऐसे वैलिड रीजंस जो है कोर्ट के पास होने चाहिए ताकि वो कंपनी को लिक्विडेट कर सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द प्रोसीडिंग्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी मेड नल एंड वॉइड। कि जो प्रोसीडिंग्स होती है कंपनी के लिक्विडेशन की, तो किस कंडीशन में वो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, व्हेन अ proposal of winding up is put forth, the directors have to make declaration of solvency। कि जब प्रपोजल होता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का, वो फोर्थ पर रखा जाता है, मतलब पेंडिंग वगैरह पर रखा जाता है। तो यहाँ एट वाइंडिंग अप इज पुट फोर्थ, तो डायरेक्टर्स हैव टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी। तब डायरेक्टर्स को सॉल्वेंसी का डिक्लेयर कर देना पड़ता है भाई अब हमारी कंपनी सॉल्वेंट है। If the declaration of solvency is not made in accordance with the law, all the proceedings is made null and void। और अगर जो सॉल्वेंसी का जो भी डिक्लेरेंस है कि हाँ हमारी कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, सॉल्वेंट है, वो लॉ के अकॉर्डिंग जो है लॉ के हिसाब से नहीं अनाउंस किया जाता है, ऑल द प्रोसीडिंग्स इज मेड नल एंड वॉइड। आई होप फ्रेंड्स ये जो बीच की कंडीशन है, इस वजह से जो है प्रोसीडिंग्स अगर ये नहीं सेटिस्फाई होती है कंडीशंस, तो जो है प्रोसीडिंग्स नल एंड वॉइड बना दी जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वेयर इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पब्लिश। कि कंपनी के लिक्विडेशन की एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर पब्लिश की जाती है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है The advertisement of liquidation of company is published in official gazette। कि जो एडवर्टीजमेंट होती है कंपनी के लिक्विडेशन की, वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की जाती है, एज वेल एज इन द न्यूज़पेपर्स व्हिच इज इन सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट व्हेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। और वहाँ पर भी वही कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा न्यूज़पेपर फेमस है, कौन सा न्यूज़पेपर चलता है, उसमें भी उन्हें जो है इस बात की इंफॉर्मेशन और ये न्यूज़ डालनी पड़ती है। जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस लिक्विडेड और सिचुएटेड है, वहाँ पे जो भी लोकल न्यूज़पेपर फेमस है, चलता है, उसमें भी उन्हें जो है ये न्यूज़ डालनी पड़ती है। तो फिर से मैं आपके लिए आंसर रीड करूँ फ्रेंड्स। द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट as well as in the newspapers which is in circulation in the district where the registered office of the company is situated। तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है व्हाट इज वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। कि क्रेडिटर्स के द्वारा वाइंडिंग अप करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स, व्हेन अ कंपनी इज इंसॉल्वेंट एंड इज नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स। जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट है और वो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में नहीं है कि अपने डेट्स पे कर सके, वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज कैरिड आउट बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जो है उसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप करवा देते हैं कि भैया कंपनी को वाइंड अप करना ही पड़ेगा। कि एक तो वो क्रेडिटर्स जो है उनसे पैसे वो लेनदार होते हैं, तो ना उनको पैसे मिल पा रहे हैं, ना उन्हें आगे कोई ऐसा सोर्स दिख रहा है जिसके थ्रू उनके डेट्स क्लियर हो सकें। तो क्रेडिटर्स के द्वारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसेस किया जाता है।
दिस इज कॉल्ड क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप। इसे कहा जाता है क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी का वाइंड अप होना क्रेडिटर्स के द्वारा। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझाऊं कि है ना, जो उन्होंने डेट ले रखा है कंपनी में, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, वो डेट पे नहीं कर पाती है, तो क्रेडिटर्स जो है उसे वॉलंटरीली वाइंड अप करवा देते हैं कंपनी को, कि ना तो कंपनी उनका डेट पे कर पा रही है और ना ही इनके पास करंटली काम करने का भी पैसा है, ना उनके फंक्शंस कैरियर हो पा रहे हैं, मतलब हर तरीके से हालत ख़राब ही है। इसके क्रेडिटर्स जो है उसे वाइंड अप करवा देते हैं कंपनी के, क्योंकि उनके पैसे रिकवर नहीं होते हैं, तो इसे कहा जाता है क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी को वाइंड अप करवाना क्रेडिटर्स के द्वारा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु डिटरमाइंस द रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, कि लिक्विडेटर जो कंपनी लिक्विडेट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो उसका रेम्यूनरेशन मतलब उसको जो पेमेंट दी जाएगी उसकी सर्विस की, वो कौन डिसाइड करता है, हु डिटरमाइंस, कौन डिटरमाइन करता है। तो इसका आंसर है रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल और कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन, कि जो उसका रेम्यूनरेशन होता है लिक्विडेटर का, वो डिटरमाइन किया जाता है या तो ट्रिब्यूनल के द्वारा या इंस्पेक्शन कमेटी के द्वारा, और इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, या फिर क्रेडिटर्स की मीटिंग में जो है इस बारे में डिस्कस किया जाता है कि लिक्विडेटर का क्या रेम्यूनरेशन होगा, कि उसे कितनी पेमेंट दी जाएगी कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, whose powers shall cease after the appointment of liquidator, कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद किसकी पावर जो है वो सीज कर देनी चाहिए, किसकी पावर सीज हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑल द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर्स शैल सीज, कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद, उसके अपॉइंटमेंट होने के बाद ऑल द पावर ऑफ, सारी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर की और मैनेजर्स की सील कर देनी चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, ये इसका आंसर है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज द डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी पुट इनटू इफेक्ट। तो इसका आंसर है resolution of company is put into effect from the date of report of the tribunal, कि ये इफेक्ट में तब आती है जब जो है रिपोर्ट, ट्रिब्यूनल की डेट, रिपोर्ट करने की डेट जो है मेंशन की जाती है, उस डेट से जो है डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी स्टार्ट हो जाता है, उसका काम स्टार्ट हो जाता है कंपनी को डिसॉल्व करने का। जब जो है ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट की डेट उस डेट तक पहुंच जाती है, ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट की जो डेट मेंशन है वो डेट आ जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू व्हाट रीजन एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स ऑपरेशंस इन फॉरेन कंट्रीज कैन नॉट बी लिक्विडेटेड, कि किन रीजंस की वजह से एक इंडियन कंपनी जिसके ऑपरेशंस जो भी काम काज वगैरह है वो फॉरेन कंट्रीज में भी होते हैं, वो लिक्विडेट नहीं की जा सकती, किन रीजंस की वजह से। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, if a company clarifies in its memorandum of association that it would wind up its operation in India and would continue the same in foreign countries, it cannot be liquidated. तो इसमें वो कंडीशन बताई गई है कि फॉरेन में जो उनका ऑपरेशन चल रहा है उसको लिक्विडेट क्यों किए नहीं जा सकते, उसकी कंडीशन बताइए। तो कंडीशन क्या है, इफ अ कंपनी क्लैरिफाइज इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि अगर अपने कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लैरिफाई कर देती है दैट इट वुड वाइंड अप इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया, कि वो अपने इंडिया में जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं उसको वाइंड अप कर देगी, एंड वुड कंटिन्यू द सेम इन फॉरेन कंट्रीज, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में उसके जो भी ऑपरेशंस हैं वो चलते रहेंगे, उनका फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन जो इंडिया में ऑपरेशंस है उसे वाइंड अप कर देंगे। इस कंडीशन में जो है वो लिक्विडेट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने इंडिया का ऑपरेशंस बंद किए हैं लेकिन फॉरेन में तो उसका बिजनेस चल ही रहा है, और अगर बिजनेस ठीक से अच्छा चल ही रहा है तो वो लिक्विडेट कैसे हो सकती है। तो ये रीज़न की वजह से कंपनी को लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच टू पार्टीज शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, कि अगर कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो कौन सी दो पार्टीज को जो है वो इन्फॉर्म कर देना चाहिए
कि हाँ इन दोनों को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा कि हमारी कंपनी में हमें लिक्विडेटर अपॉइंट किया है। तो कौन सी दो पार्टीज है? तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इनकम टैक्स ऑफिसर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। एक तो कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और दूसरा इनकम टैक्स ऑफिसर, इन दोनों को जो है ये सब तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा कि भैया उन्होंने कंपनी में लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया है, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अपने हिसाब से वो पूरा काम कर सके जो भी है, और इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो मनी रिगार्डिंग जो भी मैटर्स है वो सब देख सके। तो इन दोनों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को और इनकम टैक्स ऑफिसर को, उनको इन्फॉर्म करना ही चाहिए कि वह लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है, आप अपने अपने ऑपरेशंस चालू कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि है वो वुड बी द लिक्विडेटर इफ द क्रेडिटर्स हैव नॉट अपॉइंटेड लिक्विडेटर, कि किसे लिक्विडेटर माना जाएगा, किसे एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा अगर क्रेडिटर्स ने जो है लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं किया है, तो लिक्विडेटर का काम कौन परफॉर्म करेगा? कि जैसे लिक्विडेटर का क्रेडिटर्स है, लेकिन क्रेडिटर्स ने लिक्विडेटर अपॉइंट ही नहीं किया है लिक्विडेशन करने के लिए, तो लिक्विडेटर का काम कौन परफॉर्म करेगा? तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स, इफ द क्रेडिटर्स हैव नॉट अपॉइंटेड लिक्विडेटर, कि अगर क्रेडिटर्स ने लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया है, then the person appointed by members would be the liquidator। तो members के द्वारा जिस person को अपॉइंट किया गया है वो वही लिक्विडेटर बनेगा और लिक्विडेटर के जो भी फंक्शंस है उसे परफॉर्म करेगा। लेकिन ये तभी होगा जब क्रेडिटर्स ने लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया होगा, और क्रेडिटर्स ने अपॉइंट कर दिया है तो जिसे अपॉइंट किया है वही सारे फंक्शंस कैरी आउट करेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है What information is given in the last meeting of creditors? कि creditors की last meeting में कौन सी information जो है दी जाती है? इसका आंसर है the entire report of the procedure of liquidation is given in the last meeting of creditors। कि पूरी रिपोर्ट की जो पूरी रिपोर्ट में जो लिक्विडेशन की जो भी पूरी प्रोसेस होने वाली है, ये पूरी प्रोसेस उन्हें बताई जाती है, उसकी पूरी रिपोर्ट बताई जाती है क्रेडिटर्स की लास्ट मीटिंग में, कि भाई इस प्रोसेस के थ्रू लिक्विडेशन होगा कंपनी का, उस प्रोसेस की पूरी रिपोर्ट बना के क्रेडिटर्स को दी जाती है उनके लास्ट मीटिंग में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट स्टेप इज टेकन व्हेन द वाइंडिंग अप प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट इन 1 ईयर। कि कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं जब वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है वो 1 साल तक कंप्लीट नहीं होती है, कि 1 साल हो गए लेकिन कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसेस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है व्हेन द वाइंडिंग अप प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट इन 1 ईयर द लिक्विडेटर हैज टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। अगर 1 साल तक भी जो वाइंडिंग अप प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है कंपनी की, तो लिक्विडेटर को जो है वो जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है क्रेडिटर्स की, कि भाई है ना 1 साल हो गया अभी तक जो कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, वॉट एवर इट इज़। तो ये सब डिस्कस करने के लिए लिक्विडेटर को एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसमें क्रेडिटर्स भी इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा। फिर भी मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर दूँ, व्हेन द वाइंडिंग अप प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट इन 1 ईयर द लिक्विडेटर हैज टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का भी और इस चैप्टर का भी, 1 सेंटेंस का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विद इन हाउ मेनी डेज should an advertisement be given after passing resolution for liquidation, कि लिक्विडेशन का रिजोल्यूशन पास करने के कितने दिनों के बाद जो है एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए। कि लिक्विडेशन का हमने रिजोल्यूशन पास कर लिया है तो कितने दिनों के बाद हम उसकी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। इसका आंसर है विद इन 14 days of passing of resolution advertisement should be given by company। कि रिजोल्यूशन पास होने के 14 दिन के अंदर एडवर्टीजमेंट जो है कंपनी के द्वारा मतलब जाहिर की जानी चाहिए कि भाई है ना रिजोल्यूशन पास हो गया है, और सपोज 1 डेट को हुआ है तो 15 डेट से पहले जो है एडवर्टीजमेंट कंपनी के द्वारा रिलीज आउट हो जानी चाहिए। इसको फ्रेंड्स ये जो 14 है ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 14 डेज। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2018 में पूछा गया बोर्ड का, PYQ है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए।
तो फ्रेंड्स ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी के इम्पोर्टेंट 1 सेंटेंसेस का। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी के इम्पोर्टेंट 1 सेंटेंस, जिसमें हमने टॉप 26 क्वेश्चंस कवर किए इस चैप्टर के। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सीसी पार्ट के चैप्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीसी पार्ट के इम्पोर्टेंट 1 सेंटेंसेस देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, गुड बाय।